चेतन जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाता है वह खुशी से पागल हो जाता है। दुल्हन बहुत ही सुंदर थी। उसके चेहरे को देखते ही चेतन बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान ने तुम्हें अपने हाथों से मेरे लिए बनाया हो। लेकिन दोस्तों, लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह उसके हाथ थाम लेता है और बोलता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। दोस्तों, तभी वहाँ लड़की कहती है कि आज रात की आप जितनी खुशियाँ देना चाहो दे दो, मुझसे जो भी लेना चाहो ले लो, आपका मुझ पर पूरा हक है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके ज़रूर भिजवा देना। बहुत ही अद्भुत कहानी, अनोखी प्रेम कहानी है ये दोस्तों। यह कहानी है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गांव रामपुर की। रामपुर से 3 लड़कियां रोज पढ़ाई के लिए गांव से 4 किलोमीटर दूर कच्चे पगडंडी रास्ते से जाया करती थी। वे तीनों लड़कियां लगभग एक ही उम्र 22-23 साल की थी। गांव से स्कूल का जो रास्ता होता है, उस रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती है। उस नदी पर पुल बना है और उस पुल की खास बात यह है कि उस पर से जो नज़ारा होता है वहाँ काफ़ी सुंदर दिखता है। इसलिए लोग अक्सर वहाँ पर रुक जाया करते हैं और मनोरंजन के लिए, सेल्फी लेने के लिए और टाइम पास करने के लिए रुक जाते थे। उसके अलावा कुछ मछुआरे वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते थे। जब वे मछलियाँ फंसाया करते थे तो यहाँ जो तीनों लड़कियाँ होती है मौज मस्ती करते हुए जाती थी और उस पुल पर रुक जाया करती थी। वहीं एक मछुआरा सचिन, जो कि दिखने में ठीक ठाक था, वहाँ भी मछली पकड़ने में महारथी था। उन तीनों लड़कियों में निशा नाम की लड़की, उसे भी मछली पकड़ना अच्छा लगता था। वहाँ सचिन के पास आती और बोलती कि मुझे भी मछलियाँ पकड़ना है। सचिन कहता कि तुमसे ये गंदा काम नहीं होगा, तुम दूर ही रहो तो ठीक है। निशा बोलती है, मैं भी मछलियाँ खाती हूँ, मुझे भी मछलियाँ पकड़ना सिखाओ, क्या करना है इससे मैं। तो सचिन बोलता है, ठीक है, जैसे ही कोई मछली फंसेगी तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मुश्किल से 5 मिनट के भीतर एक मछली कांटे में फंस जाती है। उसको देखते हैं ही निशा कूदने लगती है और दोनों मिलकर मछली निकाल लेते हैं। निशा को बहुत मज़ा आता है, फिर अपने घर चली जाती है। अब सचिन का दिमाग मछली पकड़ने में नहीं लग रहा था, क्योंकि मछली पकड़ते व निकालते वक्त कभी निशा के हाथों में, कभी कंधे सचिन से इस तरह से स्पर्श हो रहे थे कि उसके शरीर में सनसनी मच जाती थी। वह निशा के ख्यालों में खो जाता है। रात भर उसके बारे में सोचने लगता है। अगला दिन होता है। वहाँ सुबह सुबह डोरी और कांटे लेकर बहुत खुश होते हुए पुल पर आता है। निशा भी अपनी सहेलियों के साथ पढ़ने के लिए जब जाती है, देखती है कोई नहीं आया, बस सचिन अकेला है। तो उससे कहती है कि तुम सुबह सुबह आ गए आज, तो अभी तो कोई नहीं आए हैं, आते टाइम में मछली पकड़ूंगी, ठीक है। स्कूल से वापसी के समय तीनों लड़कियां उसके पास आती है। निशा बोलती है, बताओ किस कांटे में मछली फंसी है। पहले से जो मछली फंसी हुई थी, सचिन ने उसे निकाला ही नहीं था। वह निशा का इंतजार कर रहा था। देखो, उसमें अभी अभी फंसी है। निशा 1 निकालती है, 2 निकालती है, तीसरी निकालती है। अब तो कल की तरह निशा को आज भी बहुत मज़ा आता है। निशा के घर जाते समय सचिन बोलता है कि तुम इन मछलियों को अपने घर ले जाओ, तुमने ही फंसाया है, तुमने ही निकाला है। तो निशा बोलती है कि इतना ही शौक है मछली देने का, तो किसी दिन पकाकर खिलवा दो। फिर अगले दिन लड़कियां पढ़कर वापस आती है और सचिन उनके सामने भुनी हुई मछलियां रख देता है और वहां बोलता है कि खाओ। निशा बोली, नहीं यार, हम लोगों ने तो मजाक किया था तुमसे। फिर सब मछलियां खाती हैं और रास्ते में नदी में ही पानी पीते हैं और चली जाती है। जाते वक्त निशा की सहेली सीमा बोलती है कि सचिन को तुमसे प्यार हो गया है, उसने मछलियाँ तुम्हारे लिए ही भुनी थी। निशा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा बोलती है, ठीक है, लेकिन सचिन अच्छा लड़का है। निशा घर आ जाती है और कहते हैं कि पहला प्यार किससे भी हो जाता है। सीमा ने मजाक किया था, लेकिन वहाँ घर जाने के बाद सचिन के बारे में सोचने लगी तो उसे भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा।
अगले दिन वह सचिन के पास आती है और कहती है कि मिठाई खाओगे। सचिन बोला, यार तुम मेरे लिए मिठाई क्यों लाई? और सभी लोग मिठाई खाने लगे। बात बात में वे सचिन से उसके घर बार पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती हैं तो सचिन बताता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बी फार्मा कर रखा है देहरादून से। अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें मछलियाँ वगैरह खिलाया करो, इसलिए मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। वहाँ बोला कि मैं पास के गांव जामनेर का रहने वाला हूँ। इन 4 दिनों की मुलाकात के बाद निशा और सचिन एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं, एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। उस पुल पर बातें मुलाकातें होने के अलावा अन्य जगहों पर भी मिलने लगते हैं। कहते हैं कुछ भी हो, प्यार छुपाए से छुपता नहीं है। किसी तरह से निशा के घर वालों को यह बात पता चल गई। उसके घर वाले दबंग किस्म के आदमी थे। उसके पिता रामपुर के जमींदार हैं। उसके जो चाचा है वहाँ विधायक है। उसका जो बड़ा भाई है वहाँ भी बदमाश है। उनके पूरे खानदान का ही यहाँ गांव है। तीनों लड़कियाँ भी उनके ही परिवार से आती हैं। एक दिन 4-5 लोग कार से पुल पर पहुँचते हैं और पहुँचते ही सचिन को बुरी तरह से मारते पीटते हैं। सचिन गिड़गिड़ाते हुए उनसे पूछता है कि उसे क्यों मार रहे हो? तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि अपनी औकात में रहो, ज़्यादा इश्कबाजी करने की कोशिश की तो मार कर फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटा अभी तुम हमें जानते नहीं। सचिन बहुत डर गया था। अब उसने निशा से मिलना जोड़ना छोड़ दिया और वह मछली पकड़ने भी नहीं जाता था। अब सचिन उदास रहने लगा। जो हाल सचिन का निशा के बिना था, उसके बिना वही हालत निशा की भी थी। वे एक दूसरे से मिले बिना एकदम बेचैन हो रहे थे। पर कहते हैं इसकी कमीना होता है। 8-10 दिन बीतते हैं और निशा वापस उसी पुल पर आती है। सचिन भी उसी वक्त आता है और फिर मुलाकात शुरू हो जाती है। फिर एक दिन दोनों गले में हाथ डाले हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी निशा के भाई आ जाते हैं और सचिन को बहुत बेरहमी से मारते पीटते हैं और अधमरी अवस्था में उसे नदी में फेंक देते हैं और निशा को पकड़कर घर ले जाते हैं और बंद कर देते हैं। अब उन लोगों ने निशा की शादी एक लड़के से, जिसका नाम चेतन होता है, उससे शादी तय कर देते हैं। शादी होती है और शादी के बाद निशा अपने ससुराल जाती है और उसके बाद सुहागरात वाली कहानी शुरू होती है। तो निशा चेतन को अपनी पूरी कहानी बता देती है। तो उसके बाद चेतन निशा को बहुत डराता धमकाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई और इतना खर्च करके तुमको ब्याह कर लाए हैं, तुम क्या सोचती हो इतनी आसानी से तुमको मरने देंगे? तुमने जो भी किया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब तुम मेरी हो और अगर ऐसे ही नहीं रहोगी तो फिर कैसे भी करके तुम्हें रखेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। तो इतना सुनते ही निशा बोली कि तुम जो भी कर लो, लेकिन अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद चेतन गुस्से से बेडरूम से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह वापस कमरे में आता है, लेकिन उसके साथ सचिन भी होता है। सचिन कमरे में आवाज़ देता है कि निशा के कानों में उसकी आवाज़ पड़ती है। तो निशा उधर देखने लगती है और फिर वे एक दूसरे से लिपट जाते हैं और खूब रोने लगते हैं। अब चेतन बोलता है, लो तुम्हारा सचिन आ गया है। निशा को लग रहा था जैसे वहाँ कोई सपना देख रही हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ सोचती है कि कहीं उसके साथ कोई साजिश तो नहीं की जा रही है। लेकिन तभी उस कमरे में अन्य 3-4 रिश्तेदार आते हैं और सारे लोग खुशी से ताली बजाते हैं। सचिन इसके बाद सारी कहानी बताता है कि निशा के जाने के बाद कुछ लोगों ने मुझे नदी में से निकाला और अस्पताल में भर्ती किया। उसके बाद मैं ठीक होकर वापस आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून गया। वहाँ मैंने एक दोस्त के यहाँ चेतन और निशा की शादी का कार्ड उसी दिन देखा जिस दिन शादी थी। उसके बाद कार्ड का एड्रेस पता लेकर मैं जल्दी ही एक गाड़ी बुक करके
चेतन के घर पहुंच गया। चेतन ने मुझे देखकर सोचा कि इसे तो मैंने शादी का कार्ड भी नहीं दिया, फिर कैसे आया, क्योंकि चेतन और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। चेतन ने कहा, मेरे भाई आ गया, बहुत अच्छा किया। सचिन गुमसुम रहता है, लेकिन चेतन के बार बार पूछने पर वहाँ सारी कहानी बताता है कि भाई ऐसी बात है। उसकी कहानी सुनने के बाद चेतन कहता है, भाई शादी के दिन ऐसी दिल तोड़ने वाली बात मत करो, मैं भी लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, और जब तुम इतना प्यार करते थे और वहाँ भी तुमसे इतना प्यार करती थी, तो तुमने शादी क्यों नहीं की। फिर सचिन बोलता है कि मेरे ऊपर क्या क्या बीती है, मुझे मारा गया 2-2 बार, मुझे नदी में फेंक दिया गया। चेतन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वहाँ अपने पापा को बुलाता है, जो कि एक जाने माने प्रसिद्ध वकील होते हैं, और फिर अकेले में तीनों बातें करते हैं। चेतन के पापा बोलते हैं, अब क्या किया जाए। सचिन से कहते हैं कि अगर तुम्हारी शादी निशा से करा देंगे तो निशा के घर वाले तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। यह बात किसी को ना बताया जाए, जैसे शादी हो रही होने दो। तुम दोनों की अलग से मंदिर में शादी करवा देते हैं, और मैं तुम्हारी कोर्ट मैरिज भी करवा देता हूँ, और अगर निशा के घर वाले कुछ करते हैं तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। और चेतन के पिताजी बोलते हैं कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब सब खुशियाँ मनाते हैं, सब कमरे से निकल जाते हैं, और चेतन और उसके दोस्त कमरे में रहते हैं। वहाँ पर निशा और सचिन भी रहते हैं। सचिन चेतन से कहता है कि भाई मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। चेतन बोलता है, भाई जाकर हनीमून मनाओ, मज़े करो, मेरा दिमाग मत खराब करो, और ऐसी ही लड़की मुझे भी चाहिए। तुम दोनों मेरे लिए भी ऐसी लड़की ढूंढ कर देना, ये तुम दोनों का काम है। और अंत में सचिन चेतन के गले लग जाता है, और निशा भी बहुत खुश हो रही होती है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की और भी अन्य कहानियाँ आपको मिल सके। इस कहानी को पढ़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।